नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, सभी विद्यार्थियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल आपके लिए मंगलमय हो बच्चों, और बहुत सारी खुशियां लेकर आए। बच्चों, अगर मेहनत नहीं करना लगे हो तो अब मेहनत करने लग जाओ बच्चों। और आपको इसी चैनल पर वीडियो मिलेगा डेली की डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको मैथ्स के भी मिल रहे हैं और विज्ञान के भी मिल रहे हैं। तो अब विज्ञान का जो वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चों, जो साइंस में आपका समस्या रहती है बहुत सारे बच्चों की कि साहब ये परावर्तन अपवर्तन ये समझ नहीं आता है। तो देखिए, सबसे पहले तो समझिए प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं बच्चों? डेफिनेशन सुनो। प्रकाश वह दिखती है जो हमें दृश्यता प्रदान करती है। प्रकाश वह दिखती है, नोट्स बना सकते हो, जो हमें दृश्यता, दृश्यता जानते हो, देखने की क्षमता। प्रकाश नहीं हो, लाइट नहीं तो हम अंधेरे में देख नहीं सकते, रेटिना पर हमारा जो है फोकस नहीं बनेगा। तो प्रकाश वह दिखती है जो हमें दृश्यता प्रदान करती है। अब भाई प्रकाश है, वो कण है, एक तरंग है, ये मैंने बताया पिछले वीडियो में। प्रकाश है, कण भी है और तरंग भी है। प्रकाश कण भी है, E बराबर एच म्यू, और प्रकाश तरंग भी है, वेव भी है, E बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है। डी ब्रोगली, मैक्सवेल वगैरह आया था, ये 12वीं 11वीं क्लास में चलेगा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। बस अब तो ये ध्यान रखो, प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। तो साहब कैसे है दोहरी प्रवृत्ति? जब प्रकाश चलता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, और जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वह कण की भांति व्यवहार करता है। अब अपन बड़े क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। बड़ा क्वेश्चन क्या है? ये भाई प्रकाश का परावर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसका नियमों को भी समझाइए। प्रकाश के प्रकाश के परावर्तन के नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन करते हो कीजिए बस। प्रकाश के नियम आ गए ना, का सचित्र वर्णन। 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बेटा, बन सकता है क्या? बनेगा ही बनेगा, या तो परावर्तन या तो अपवर्तन। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए। पहले चित्र देख लीजिए। प्रकाश जब किसी समतल सतह पर गिरता है, ये समतल सतह है एक्स वाई, इस पर गिरता है जब प्रकाश, तो वह उसी माध्यम में उसी कोण से वापस चला जाता है बच्चों। जब प्रकाश किसी समतल सतह पर गिरता है तो उसी माध्यम में उसी कोण से वापस चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तन कहते हैं। ये आपका चित्र है। सुनो इधर, पहले तो परावर्तन की परिभाषा ये अलग से भी आ सकती है, और इस क्वेश्चन में अगर पूरा आता है तो पूरा का पूरा भी आ सकता है। जब प्रकाश किसी समतल सतह, समतल होना जरूरी है, सतह पर गिरता है, खुरदरा होगा तो नियमित परावर्तन नहीं होगा, विस्तृत परावर्तन होगा, वो भी मैं बताऊंगा। गिरता है तो वह उसी माध्यम में उसी कोण से वापस चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। समझ गए? जब प्रकाश किसी एक समतल सतह पर गिरता है तो वह उसी माध्यम में उसी कोण से वापस चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को बच्चों क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जो किरण गिरती है, प्रकाश गिरता है, उसको आपतित किरणें कहा जाता है। जो जाती है उसको परावर्तित किरणें कहा जाता है। ठीक है, और जो एंगल आई है, गिरा है, इसको आपतन कोण कहेंगे। आर है, वापस गया है, इसको परावर्तन कोण कहेंगे। ये क्या है? आपतन कोण, ये क्या है? परावर्तन कोण, और इसके बीच में 90 डिग्री पर होता है अभिलंब। क्या होता है बच्चों? अभिलंब। समझ गए?
तो परावर्तन की परिभाषा क्या है? जब प्रकाश किसी समतल सतह पर गिरता है तो वह उसी माध्यम में उसी कोण से वापस चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, अभिलंब, ये समतल सतह है, ये एंगल आई है, आपतन कोण, ये एंगल आर है, परावर्तन कोण। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, ये आपका चित्र हो गया। अब इसके नियम सुन लीजिए। नियम क्या है? नंबर 1 तो नियम है एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। क्या? सदैव बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। नंबर दूसरी नियम क्या है? आपतित किरणें बच्चों, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में नजर आ रहे होंगे, होते हैं, सदैव होते हैं। आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चों। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो का, लाइक कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से ये आपका नियमित परावर्तन है। विस्तृत परावर्तन सुनिए, अब क्या सुनोगे? विस्तृत परावर्तन, जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर गिरता है तो उसका अनियमित रूप से परावर्तन हो जाता है, इसे ही विस्तृत परावर्तन कहते हैं। सुनो कैसे? जब प्रकाश, ये खुरदरी सतह, ये प्रकाश है, जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर गिरता है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाता है, मतलब ये परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है। एंगल आई का मान एंगल आर के मान के बराबर सॉरी नहीं होता है। एंगल आई का मान एंगल आर के मान के बराबर नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? विसरित परावर्तन। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर गिरता है तो वह उसी माध्यम में तो जाता है, लेकिन एंगल आई से आया, एंगल आर से गया, एंगल आई का मान एंगल आर के मान के बराबर नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? विसरित परावर्तन कहते हैं। अब दूसरा बड़ा क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों में देखो, मैं बता रहा हूं आपको, इन दोनों क्वेश्चन में स्टार लगा लो। अति महत्वपूर्ण है परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को वर्णन कीजिए। दूसरा है अपना अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए, 5 नंबर में आ सकता है बच्चों आपका। अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अपवर्तन सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना, आराम आराम से सुनना, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये देखो, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसमें 2 माध्यम होते हैं बच्चों, ध्यान देने की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा, बहुत मोस्ट है ये। जब प्रकाश की किरण, ये किरण जा रही है भाई प्रकाश की, ये जब एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाएगी ना तो सीधी जानी चाहिए, लेकिन जाती नहीं है, ये मुड़ जाती है। ऐसे जानी इसको ऐसी चाहिए थी सीधी, लेकिन अगर सीधी चली जाती तो इसका अपवर्तन ही नहीं होता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये मुड़ गई, ये मुड़ना ही अपवर्तन है बच्चों। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह कुछ कोण से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये किरण गिर रही है, आपतित किरण कहां से आ रही है? मीडियम फर्स्ट से आ रही है, माध्यम फर्स्ट क्या है साहब? वायु मान लेता हूं मैं। ठीक है, इसमें प्रकाश की वेलोसिटी क्या मान लेता हूं? v1। ये माध्यम सेकंड है, क्या है मान लो? जल है। यहाँ पर प्रकाश का वेग v2 है। कौन सघन कौन विरल, इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। ठीक है, विरल है ये सघन। जब विरल से सघन में आती है ना तो ऐसे अभिलंब से दूर हटती है, और सघन से विरल में आती है तो ऐसे बैंड होती है, वो मैं बताऊंगा बच्चों। आप एंगल आई एंगल आर, और ये है आपका अभिलंब। ठीक है बच्चों, पहले तो चित्र आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आनी मैंडेटरी है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तभी इसका परावर्तन अपवर्तन होता है, नहीं तो संभव नहीं। एक ही माध्यम में प्रकाश जाता रहेगा तो क्यों मुड़ेगा भाई, उसके क्या चाव चढ़ रहा है मुड़ने का? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा तभी तो बैंड होगी, तभी तो विचलित होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अपवर्तन की परिभाषा समझो पहले। अपवर्तन किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान से समझना। जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह कुछ कोण से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ कोण से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। भाई आपके दिमाग में चल रहा होगा साहब विचलित क्यों होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधी क्यों नहीं जाती है? इसका भी उत्तर है और यही अपवर्तन का कारण है। सवाल पूछ सकता है अपवर्तन क्यों होता है? अपवर्तन का कारण सुन लीजिएगा, अपवर्तन का कारण सुनिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम में जाने की वजह से इसका वेग परिवर्तन होता है। बच्चों क्या होता है? वेग परिवर्तन होता है। इसमें v1 था, इसमें v2 था। ये सघन है, विरल है, पूरा विवरण सुन लीजिएगा, पूरे का पूरा। पहले सुनिएगा फिर समझिएगा फिर आप लिखिएगा। सुनिए, वायु विरल माध्यम है। भाई विरल और सघन क्या होता है? जिसमें पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं उसको तो सघन माध्यम कहते हैं, और जिसमें पार्टिकल मतलब कण मतलब दूर दूर होते हैं, जैसे एयर है, वायु है, उसके कण दूर दूर है तो ये विरल माध्यम है। और पानी है, इसके पार्टिकल पास पास है, सघन माध्यम है। कांच है, इसके भी पार्टिकल पास पास होते हैं तो ये भी सघन माध्यम है। तो जिसमें जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं बच्चों, और जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम कहा जाता है। अब सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक रहेगा या विरल में, ये भी जानना चाहिए आपको। देखो विरल माध्यम है जहां पर पार्टिकल बहुत दूर दूर स्थित है तो वहां प्रकाश आएगा, आराम से चला जाएगा। और सघन माध्यम है जहां पर पार्टिकल बहुत पास पास स्थित है वहां प्रकाश की लाइट आएगी, और लाइट आने के बाद में पार्टिकलों से टकराएगी, कणों से टकराने के बाद में उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। ये बात ध्यान रखना, दिमाग में रखना। क्यों होता है इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि जो विरल माध्यम होता है बच्चों उसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं तो प्रकाश को कम टकराना पड़ता है। एक बात सामान्य सी अपन कमरे में ले लेते हैं, कमरे में 10-5 बच्चे हैं, वहां से एक टीचर आराम से गुजर जाता है। एक ही कमरे में 50 बच्चे भर लेते हैं तो वहां से टीचर को गुजरने में आसानी नहीं होती है, तो इसका मतलब उसका वेग कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो प्रकाश का वेग सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। समझ गए ना? अब अपन अपने मुद्दे पर काम करते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये अपवर्तित किरणें। क्या है बच्चों? अपवर्तित किरणें, ठीक है। और ये अभिलंब आपको दिख ही रहा है। तो अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन का क्या कारण है? बस सीधा सीधा आप जवाब देना चाहो तो दे सकते हो कि भाई माध्यम परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। अगर मैं यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर, अपवर्तन नहीं होगा। क्यों होगा भाई? यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल, अपवर्तन नहीं होगा। जल में जा रही, आराम से जा रही, क्या दिक्कत आ रही भाई उसको? हाँ, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर कांच है, यहाँ पर जल है, तो अपवर्तन होगा भाई, सीधी सीधी बात है। यानी कि माध्यम चेंज होता है ना तो अपवर्तन होता है। अब माध्यम चेंज के कारण क्यों होता है? क्योंकि माध्यम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? जो गति है प्रकाश की, वेग है, वो चेंज होगा। यानी कि वेग में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है, या तो ये कह सकते हो आप, या माध्यम में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। सीधा सीधा अगर जवाब पूछे आपसे कि भाई साहब अपवर्तन क्यों होता है तो कह दो साहब वेग में परिवर्तन होता है। प्रकाश के वेग में माध्यम में परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन होगा। दूसरा आप कह सकते हो कि भाई माध्यम चेंज होता है, माध्यम चेंज होगा तभी तो जो है वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो अपवर्तन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? ये इसका रीजन था। अब बच्चों मैं आपको पढ़ा देता हूं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का नियम में आई का मान आर के मान के बराबर नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो क्या होता है साहब? तो क्या होता है इसको समझ लीजिए। अपवर्तन का नियम हेडिंग डाल लीजिए और इसी का आंसर है, इसी का आंसर चल रहा है। तो अपवर्तन के नियम, पहला नियम है भाई स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिसको साइन आई बटे में साइन आर बराबर में v1 बटे में v2 बराबर में म्यू बराबर में कांस्टेंट, जो चाहो वो कर लो। मतलब कई जगह तो आपको लिखा मिलेगा साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, बस
काम तो इसी से चल जाता है, लेकिन आपको जानना पूरा चाहिए। स्थिरांक मतलब क्या होता है? स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, म्यू मतलब ये है कि साइन आई बटे साइन आर का मान कांस्टेंट रहता है। इसे ही स्नेल नियम भी कहते हैं। छाप लो इसको, स्नेल नियम। एक नंबर में पूछ सकता है स्नेल का नियम का गणितीय रूप लिखिए, लिख देना साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। और स्थिरांक क्या है? उसे म्यू कहते हैं। म्यू प्रकाश का अपवर्तनांक है v1 बटे v2। अच्छा साहब, म्यू क्या है? v1 बटे v2 मतलब पहला माध्यम में वेग और दूसरे माध्यम में वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू अपवर्तनांक हिंदी में कहते हैं बच्चों। सुनो, अपवर्तनांक की अलग से डेफिनेशन सुनो। पहले तो मैं आपको दूसरा नियम लिखवा देता हूँ। पहला नियम आपका ये है, अपवर्तन का पहला नियम आपको समझ में आ गया कि जो है साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। और दूसरा नियम सुनिए, आपतित किरणें आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जो कि आपको तल एक्स वाई दिखाई दे रहा होगा। ये द्वितीय नियम है। सेकंड नियम क्या है बच्चों? आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो का लाइक कर सकते हो। अपवर्तन के नियम समझ में आ गए। अब आप इसको समझेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर करता है, ये है इसकी निर्भरता किस पर डिपेंड करता है, मात्रक यूनिट क्या होता है, इसकी चर्चा भी कर ही लेते हैं। सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो टॉपिक डालिए, ये तो क्वेश्चन हो गया, इतना ही काफी है। अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। अपवर्तन क्यों होता है ये भी बता दिया मैंने आपको। अच्छा, अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, तारे का टिमटिमाना है, पेंसिल को अगर पानी में रखते हैं तो मुड़ी हुई दिखाई देना, सिक्के को अगर पानी में रखते हैं तो पेंदे से कुछ उठा हुआ दिखाई देना, ये सब के सब किसकी घटना है? अपवर्तन की उदाहरण है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पूछ ले सवाल, उत्तर क्या दोगे? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, लेयर्स हैं, तो प्रकाश को बहुत सारी लेयर्स में होकर गुजरना पड़ता है, तो वो प्रकाश माध्यम को बार बार चेंज करता रहता है। जब माध्यम बार बार चेंज होगा तो अपवर्तन अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, एक्चुअल में नहीं टिमटिमाते हैं तारे। और तारे का खुद का प्रकाश होता है, ये भी ध्यान रखना। सूर्य का भी खुद का प्रकाश होता है, सूर्य सबसे बड़ा तारा है, परंतु चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा है सूर्य के कारण चमकता है। सूर्य की जो किरण गिरती है चंद्रमा पर, उसके कारण जो परावर्तित किरण है उसके कारण हमें चमकता दिखाई देता है। एक्चुअल में जो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। समझ गए बच्चों? अब अपन आते हैं अपवर्तनांक। टोपी डाल लीजिए, अपवर्तनांक। सीधा सवाल 1 नंबर में, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? तो पहले माध्यम में दूसरे माध्यम के सापेक्ष वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। भाई देखो, प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष वेगों के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, म्यू बराबर v1 बटे v2। v का मात्रक मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड कट गया साहब, कोई मात्रक नहीं बचा। इसका यह मात्रकीन राशि है, यह मात्रकीन राशि है, कोई मात्रक नहीं होता इसका। ये कैसे राशि बच्चों? मात्रकीन राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। समझ गए बच्चों? अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, परंतु ये ध्यान रखना, अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है। जैसे वायु का अपवर्तनांक आपसे पूछे 1.0003 है, जल का पूछ ले तो 1.33, बर्फ का पूछ ले 1.30 होता है। इसके बाद में कांच का अगर पूछ लेता है, कांच के भी अलग अलग प्रकार है, परंतु कांच आ जाए तो 1.50 करना। ठीक है, और जो आपका ये पानी होता है, पानी बोलते हैं इसको एक्चुअल, तो पेंट में डालने का जो ऑयल होता है, तारपीन ऑयल, तारपीन ऑयल, इसका कितना होता है? 1.47 होता है। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का, जो 2.42 होता है। इंपोर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? 2.42। और इसी कारण से हीरा चमचमाट करता है। चमक, हीरा क्यों चमकता है? इसका आंसर भी
यही है कि हीरे का पूर्णांक सबसे अधिक होता है, जो कि कितना होता है 2.42 होता है, इसलिए हीरा चमकता है। समझ गए बच्चों। इस प्रकार से अपना परावर्तन और अपवर्तन दोनों टॉपिक्स, दोनों क्वेश्चंस, बड़े लेवल के क्वेश्चंस, 5-5 नंबर के जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब हम 5 नंबर के और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपका, जो दर्पण से संबंधित। पहले दर्पण टॉपिक डाल लीजिए, दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण सूत्र लिखिए। ठीक है, तीनों इंपोर्टेंट हैं। तो दर्पण से संबंधित क्वेश्चंस क्या आएगा, सबसे पहले तो दर्पण किसे कहते हैं भाई, अगर हम कांच की पट्टी पर एक परावर्तक पृष्ठ पर पेंट कर दें तो दर्पण का निर्माण हो जाता है। मान लो साहब उभरे हुए पर किया है तो अवतल दर्पण बना है, अवतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण बना है बच्चों, ये अवतल दर्पण है। अगर परावर्तक पृष्ठ के उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं तो अवतल दर्पण बनता है, धंसे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है, सॉरी, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। देखो बच्चों, दर्पण में से एक्चुअल तो न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल आपको कब आएगा बच्चों, दर्पण सूत्र में न्यूमेरिकल आता है अक्सर। न्यूमेरिकल आपको कब आएगा, जब आपको सूत्र याद होगा। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अति इंपोर्टेंट है बच्चों, ये दर्पण सूत्र है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर f क्या है, u क्या है, v क्या है, इसके बारे में जान लो। f है बच्चों फोकल लेंथ, फोकस से दूरी। और u क्या है बच्चों, u बताओ जरा, u आपका है बिंब की दूरी। और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। समझ गए बच्चों। जैसे ये दर्पण है आपका, यहाँ पर कोई बिंब रखा है तो यहाँ से कितनी दूर है, ये u है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मान लो यहाँ से बन रहा है तो ये v है। ठीक है। अच्छा बच्चों, u है ना, u हमेशा क्या होता है बच्चों, u हमेशा क्या होता है आपको पता है, u हमेशा नेगेटिव होता है, u हमेशा नेगेटिव होता है। और नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा देख लो, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये चिन्ह नियम है, परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। इधर प्लस होगा, इधर प्लस होगा, ऊपर नीचे माइनस होगा, वही गणित वाला है। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो दर्पण सूत्र आपकी समझ में आ गया, दर्पण क्या होता है इसकी समझ में आएगा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में पता चल गया। इस सूत्र को याद रखना। हाँ, फोकस दूरी है वो त्रिज्या की आधी होती है, भी ध्यान रखो, r/2। फोकस दूरी है वो त्रिज्या की आधी होती है। और मैं बता दूं आपको, अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। इस बात को भी आप दिमाग में रख लेना। जो न्यूमेरिकल्स बनाओगे, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में, उसमें आपको बहुत काम आने वाले हैं। या तो मैं यही करा दूं आपको क्वेश्चन से 1-2, देख लो, एक क्वेश्चन करा देता हूँ दर्पण से संबंधित। और एक आवर्धन और समझो, आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन। आवर्धन मतलब कितना बड़ा करके दिखा रहा है। देखो, दर्पण के लिए आवर्धन, दर्पण हेतु आवर्धन, तो m बराबर में -v/mu, ये सूत्र है बच्चों। या m बराबर में h'/h। h' क्या है, h क्या है, h' है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है बच्चों, बिंब की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, ये है। और लेंस के लिए, चलो लेंस का बाद में बता दूंगा आपको, पहले दर्पण का एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल दर्पण का आप कर लीजिएगा। सुनो, क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे लगाने वाले दर्पण का उपयोग करते हुए उत्तल दर्पण। अच्छा, ये ऑटोमोबाइल है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया। तो इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस त्रिज्या दे रखी है बच्चों, आर का मान दे रखा है 3 मीटर, है ना।
और दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो u का मान आपको दे दिया 5, माइनस का लिखोगे क्योंकि दर्पण कैसा है, u हमेशा माइनस होता है, दर्पण कैसा भी हो जाए तो उसकी प्रकृति पूछिए, यानी कि v पूछा, एक तो प्रतिबिंब की दूरी पूछिए, एक उसकी प्रकृति पूछिए, ठीक है, यानी कि आवर्धन वगैरह पूछा है इसमें। तो देखो क्या करोगे बच्चों, त्रिज्या है तो यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लोगे, r/2 होता है, तो f बराबर में 3/2, f बराबर में 1.5 मीटर आ गया f। अब आपके पास ये है और ये है, आप दर्पण सूत्र लगाओगे, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u होता है, 1/1.5 बराबर में 1/v प्लस 1/-5, 1/-5 इधर लाओगे तो बच्चों प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 1/v, ठीक है। इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ से चला जाएगा, लघुत्तम 15 लोगे, 15 एकम 15, 5 तिया 15, 10 एकम 10 प्लस 3 बराबर 1/v, 1/v बराबर 13/15 आ गया, और v बराबर 15/13, 15/13 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग 1.15 मीटर। ये आपका v आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। 1/15 आपका पास क्या आ गया, v आ गया। अब आवर्धन पूछ रहा है, आवर्धन भी निकाल दो। m बराबर क्या होता है, -v/mu होता है, तो m बराबर -v कितना है बताओ जरा, 1 पॉइंट माइनस तो सूत्र में ही है, 1.15/u कितना है, -5, काट दो भाई साहब, m बराबर कितना आ जाएगा, डेसिमल को हटाओगे तो 5, 2 बार 0 आएगा, 115/500, m बराबर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 ती 15, ये आ गया, प्लस का आया है आवर्धन, उत्तर लेंस का आवर्धन प्लस का ही आता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस बना सकते हो, इजी वे में आप क्वेश्चंस आराम से बना सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, दर्पण सूत्र पता होना चाहिए, दर्पण सूत्र के अलावा आपको फोकस दूरी निकालनी आनी चाहिए, त्रिज्या की आदि होती है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं आपको लेंस एक क्वेश्चन तुम कहो तो और करा दूं इसका, वैसे तो तुम कर लोगी, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब मैं आपको लेंस फॉर्मूला बता देता हूँ। लेंस किसे कहते हैं बच्चों, लेंस अगर इस प्रकार का पारदर्शी ट्रांसपेरेंट माध्यम होता है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये बीच में से मोटा किनारों पर पतला होता है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं बच्चों, और जो बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहा जाता है। वो बात है बच्चों, अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो माइनस की होती है, यू हमेशा माइनस का होगा ही होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। ये उत्तल लेंस क्या काम करता है, किरण अगर गिर रही है तो किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है, अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं बच्चों, और इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखने की बात है आपकी, ठीक है। और आपका जो फॉर्मूला है बच्चों वो फोकल लेंस का फॉर्मूला, इसमें 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u आ जाएगा, ध्यान रखने की बात ये है, इसमें माइनस आ जाता है और इसमें माइनस नहीं आता है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा मैं बात करूं, फोकल लेंस आपको पता लगी गया। अगर मैं आवर्धन की बात करता हूं तो m बराबर में क्या होता है, v/mu होता है, इसमें माइनस नहीं आता है, अगर h दे रखा है तो h' ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए बच्चों। इस प्रकार से आपकी साइंस में आज 4 टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। देखिए दोबारा से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि एक तो आपका अपवर्तन हो गया बच्चों क्लियर तरीके से, पूरा का पूरा क्वेश्चन बड़ा 5 नंबर का बनेगा ही बनेगा। देखो अपवर्तन और परावर्तन में से भाई साहब एक क्वेश्चन 5 नंबर का लिखवा के ले लो, चाहे बनेगा ही बनेगा। कैसे, अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए, या अपवर्तन क्यों होता है। दूसरा, परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये इन दोनों में 5 नंबर का निश्चित बनेगा, निश्चाप लो आप, और आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना चाहिए, दोनों क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन, अच्छा लेंस और दर्पण का करवाया मैंने, दर्पण का और लेंस का जितना भी क्वेश्चंस बनता है आपका न्यूमेरिकल बनेगा भाई साहब। हाँ, ये पता होना चाहिए कि दर्पण लेंस में अभिसारी उत्तल अवतल कौन सा होता है, किरणों को कौन सा फैलाता है, कौन सा इकट्ठा करता है ना, इसके बारे में सब मैंने विवरण दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।